अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा और पढ़ रहा हूं अपनी खुद नविश्त परेशान सा परेशान की अगली किस्त आपके लिए। मगर सभी तो हज़रत अली के इस कौल से सबक नहीं सीख सकते कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से जानना। मैं मुलाजिम नूर खां के चारपाई उठाने के अमूमी वक्त से 10 मिनट पहले ख्वाब आवर गोलियां जेब में डालकर गुस्ल खाने की तरफ गया था। गर्मियाँ थीं। बाथरूम के दूसरी जानिब दूसरा या तीसरा कमरा शफात और तारिक अंसारी का था। मैंने देखा शफात कमरे से निकलकर कॉरिडोर से हॉस्टल के सहन में देख रहा था। मैंने वैसे ही कहा था, यार शफात बर्फ़ है, प्यास लगी है, बड़ी गर्मी है यार। उसने हंसकर कहा था, मिर्ज़ा जी बर्फ़ पी लो और गिलास पी, और थर्मास से बर्फ़ निकाल कर एक गिलास में डालकर मुझे दे देती थी। मैंने गुस्ल खाने से गिलास में पानी डाला था और 10-12 गोलियां मुंह में डालकर पानी का घूंट लिया था। मेरे गले से एक गोली बमुश्किल गुजरती है। 2-3 इकट्ठी गुजरे तो गला घुटते हुए महसूस हुआ था। मैंने बाकी गोलियां हथेली पर उगल ली थी। एक दो लम्हे सोचा था, फिर 2-4 घोंटों में ही 20 गोलियां निकल डाली थी। तिब के तालिब इल्म होने के बाद और कभी कभार एक आध ख्वाब और गोली खाने की वजह से मुझे मालूम था कि इनका असर तो 10-15 मिनट बाद ही होगा। मैं बैठकर अंसारी और शफात से गप लगाने लगा था। फिर शुक्रिया अदा करके जब कमरे में पहुंचा तो दिल बैठ कर रह गया था। नूर खां किसी वजह से नहीं आ सका था और चारपाई बाम बिस्तर के कमरे में ही थी। मैंने फौरी फैसले किया था कि बस लेट जाना चाहिए। रोशन अली मलिक प्राइवेसी में लैंप रोशन किए मुताले में मसरूफ़ था। मैंने उसे कहा, यार मैं सोने लगा हूँ, और बिजली बुझा दी थी। उसने हैरत से बस इतना ही पूछा था, क्या बात है, आज इस कदर जल्दी सो रहे हो? मैं अमूमन बहुत देर से सोने का आदी हूँ। ज़ाहिर है हैरत की बात तो थी ही। मैंने मुख्तसर से जवाब दिया था, नींद आ रही है, और बिस्तर पर दराज हो गया था। 2-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और चुगताई अंदर दाखिल हुआ था। दाखिल होते ही उसने कहा था, मिर्ज़ा मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम होके सो रहे हो। चुगताई छोटी से कद का दुबला पतला ऐनक वाला लड़का था जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता था और रोशन के साथ राजशाही के शनासाओं में से एक था और हमसे 1 साल जूनियर। मैंने कहीं झंझलाहट में कहा था कि चुगताई बिजली न जलाओ, सोने दो। उसने बटन दबा दिया था, कमरा रोशन हो गया था। मलिक रोशन को मेरा अंदाज़ तकल्लुम मशकूक लगा था, क्योंकि मैं आमतौर पर बड़े स्वभाव से गुफ्तगू करता हूँ। वो फ़ौरन प्राइवेसी से उठकर आ गया था। मुझसे पूछा था, इतने उखड़े उखड़े क्यों हो, कहीं तुमने गोलियां तो नहीं खा ली? मैंने ज़ाहिर है इनकार में जवाब दिया था। रोशन ने इस्तफसार किया था कि गोलियां कहाँ हैं, फौरी तौर पर बताओ। मेरा जवाब था, क्या पता। रोशन इतना बच्चा तो नहीं था। रोशन ने कहा, साफ साफ बताओ वरना हम इंतज़ार करते हैं। अभी तुम बेहोश हो जाओगे, एम्बुलेंस आएगी, तुम्हें उठा कर ले जाया जाएगा, तुम लोगों के लिए तमाशा बन जाओगे। उसका ये नफ्सियाती हरबा कारगर हुआ था, क्योंकि मैं उसके हर फ़िक्रे को मुतहरिक फ़िल्म की तरह देख रहा था। मैंने इंतहाई लजाजत से कहा था, यार मलिक मैंने गोलियां खा ली हैं, मुझे मर जाने दो। उसने मुझे एक गाली दी थी, बाजू से खींच कर खड़ा कर लिया था। उसके लिए बड़ा मसला ये था कि वो निश्तर में बिल्कुल नया होने के बाद अस्पताल के बारे में बहुत कम जानता था। तिब्बी इमदाद के वो परेशान था कि वो तिब्बी इमदाद के लिए मुझे कहाँ ले जाए। वो दोनों मुझे लेकर राजी हाल पहुँचे थे। सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाकर इकबाल का दरवाज़ा खटखटाया था। वो जब निकला तो मलिक ने उसे बताया था कि इस जलील शख्स ने अक़दाम में ख़ुदकुशी किया है, इसे अस्पताल लेकर जाना है। मैंने ये सोचा था कि रोशन को तो धोखा देना मुश्किल था, मगर इकबाल सदरवा है, उससे बेवकूफ़ बनाना आसान है। मैंने एक कहका लगाते हुए कहा था, ये यार बाले में है तो गोलियाँ खाने का मजाक किया है, और मलिक उसे सच समझ बैठा है। इकबाल ने भी हंसकर कहा था, मरने दो सारे को, ये भला कहाँ मरेगा, हमें बेवकूफ़ बनाता रहता है बस। मगर मलिक डट गया था कि नहीं, जो कुछ भी है इसे अस्पताल ज़रूर लेकर जाना चाहिए। बाला चप्पल घसीटता हुआ साथ हो लिया था। जब हम सीना हाल के पास पहुंचने वाले थे तो मुझ पर नींद का यकलख्त गलबा हुआ था। एक जानिब से रोशन ने और दूसरी जानिब से इकबाल ने मेरे बालों में हाथ डाले हुए थे। मैंने कहा था, यार मुझे सोने दो। फिर मुझे ऐसे लगा था जैसे मैं एक दाढ़ी वाले डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और डॉक्टर कह रहा था, अल्लाह से भी नहीं डरते, खुदकुशी करते हैं। मैंने बंद होती आंखें खोल कर बड़े तयक्कुज़ से कहा था,
भाड़ में जाए तुम्हारा खुदा, मैं नहीं डरता उससे। दाढ़ी वाले तबलीगी जमात के डॉक्टर अब्दुल वाहिद काजी को इस फिक्र से गुस्सा आ गया था और उन्होंने चीख कर कहा था, ले जाओ उसे, लिटा दो, उसका स्टमक वॉश करो, स्टमक लिवाइज करो, यानी मैदा धोना पड़ेगा। फिर मुझे कभी कभार रोशन का चेहरा दिखाई देता था जो मेरी थोड़ी को हाथ लगा लगा के कह रहा था, मेरे भाई बस थोड़ा सा और पी लो। नमक मिले पानी से भरा एक बहुत बड़ा प्याला मेरे मुंह को लगाता था। इसके बाद मुझे होश नहीं कि किस तरह हलक में रबड़ की नालियाँ डालकर पानी उड़ेला गया था और लिबैज किया गया था। रात के किसी हिस्से में मुझे टुकड़ों में दिखाई देता था जैसे नींद में बुड़बुड़ा रहा हूँ, शमून को बुलाओ, शमून को बुलाओ। और मेरे गिर्द बहुत से लोग इकट्ठे हैं। फिर लगा था जैसे हजूम चटा है, उनके बीच से शमून आता दिखाई दिया था। मैंने कहा था, अमूनी मैं मर जाऊँ? और उसने कहा था, हाँ मर जाओ। फिर मुझे कुछ याद नहीं। दिन चढ़ाया था, मेरी आंख खुली तो मेरे बेड के नज़दीक 2-4 डॉक्टर और कुछ लड़के सफ़ेद कोटों में मलबूस खड़े थे, जिनमें से एक हमारे प्रोफेसर गुलजार हुसैन भी थे जो इस वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। मैंने उनके सफ़ेद कोट का पल्लू पूरे ज़ोर से पकड़ लिया था और रोते हुए कहा था, सर या तो मुझे मार डालिए या जेल भिजवा दीजिए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पल्लू छुड़ाकर डॉक्टर इंचार्ज से कहा था, ये बहुत डिस्टर्ब्ड है, इसे आराम करने दो। मैं जिंदा बचकर वाकई बेहद मुस्तरब था। शर्मसार और शिकस्त खुर्दा दिन के किसी हिस्से में एक वार्ड बॉय मुझे मोबाइल स्ट्रेचर पर लेटाकर आउटडोर से स्टूडेंट बे मुंतकिल करने जा रहा था। मैंने जेब में हाथ डाला तो कुछ रुपए मौजूद थे। मैंने उसे दिए कि दौड़कर सिगरेट की डब्बी ले आओ, बाकी पैसे खुद रख लेना। वो स्ट्रेचर को कॉरिडोर में ही दीवार के साथ टिकाकर बाहर निकल गया था। मैंने उसके गायब होते ही स्ट्रेचर से छलांग लगा दी थी। इरादा यही था कि बाहर निकलते ही किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी के आगे लेट रहूँगा। मैं अभी बाहर जाने वाले दरवाजे तक पहुँचा नहीं था कि कहीं से छलावे की तरह इकबाल ने आ लिया था और पूछा था कि कहाँ जा रहे हो। मैंने उसकी बात का जवाब दिया, कहा था, बाले मुझे सिनेमा ले चलो। वो मुझे सिनेमा हाउस ले गया था। आध पौने घंटे के बाद मैंने कहा था, चलो किसी रेस्तोरां चलते हैं। हम दोनों एक रेस्तोरां में जा बैठे थे। मेरी कोशिश थी कि वो झिल्लाकर मुझे अकेला छोड़ दे और मैं किसी तरह नाकाम कोशिश को कामयाब कर लूँ, लेकिन वो था कि कंबल की तरह छोड़ ही नहीं रहा था। बिलाखिर मैंने कहा था, मैं अलीपुर जाता हूँ। वो मुझे अड्डे से अलीपुर की बस में बिठाकर तब तक नहीं हटा था जब तक बस चल नहीं दी थी। बस के चलने से फिर मुझे नींद ने आ लिया था। मुझ पर इज़्मेलाल और नकाहत तारी हो गई थी। मैं बार बार लुढ़क कर साथ बैठे हुए देहाती से टकराता था, जिसने तंग आकर मुझे कहा था, क्या भांग पिए हुए हो? और मैंने भी दुरुस्ती से कहा था, हाँ भांग पिए हुए हूँ। वो मेरी आंखों को देखकर झेप कर बैठ गया था। ये तो बाद में पता चला कि खून की गर्दिश को जारी रखने के लिए मुझे जो टीके लगाए गए थे उनके सबब मेरी आंखों की वरीदें फट गई थीं, जिनके पास आंखें सुर्ख अंगारों की तरह हो गई थी। अलीपुर उतरकर मैं घर पहुंचा था। मेरी माँ ने मेरी आंखें देखकर कहा था, क्या हुआ तुम्हें? मैंने शर्मिंदगी से जवाब दिया था, मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि घर वालों ने इस बारे में बेहद सर्द मेरी का रवैया क्यों रवा रखा था। बहनों ने अपना काम जारी रखे हुए थे, माँ तस्बीह करने में मशगूल रही थी। ना कोई हाय ना कोई वाय, ना ही किसी हमदर्दी का इजहार, ना डांट फटकार। मुझे अक़दाम खुदकुशी अपनी तजरीर लगा था। आखिरकार मैंने तंग आकर कहा था कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापसी का किराया चाहिए। वालिदा ने गैर जज्बाती तौर पर एक बेटी से कहा था, लड़की इसे 5 रुपये दे दो, और बहन ने वाकई 5 रुपये मेरी हथेली पर धर दिए थे। मैं नादम और शर्मसार सा होकर उठा था और घर से निकल के अड्डे पहुंचा था और फिर वापस मुल्तान अपने हॉस्टल जा पहुंचा था। अगले रोज़ जब मैं कॉलेज की पहली क्लास में दाखिल हुआ था तो मेरी आंखों में जमे खून की सुर्खी से घबराकर पहले बेंच पर बैठी क्लास की लड़कियों ने इकट्ठे ही एक सिस्कारी भरी थी। मुझे सेलिना के चेहरे के तासुरात नहीं भूलते क्योंकि मेरी नज़र उस पर ही पड़ी थी। उसके तासुरात में खौफ, तरस और हमदर्दी सभी थी। मैं दौड़ता हुआ क्लासरूम के एक तरफ बनी हुई सीढ़ियाँ चढ़ता आखिरी बेंच पर जा बैठता। उस रोज़ के बाद आज तक अगर कभी खुदकुशी का ख्याल भी दिल में आए तो उसे फ़ौरन ही झटक देता हूँ। खुदकुशी तो मुश्किल काम है, खुदकुशी तो मुश्किल काम है ही, लेकिन खुदकुशी में नाकामी के बाद खुद को मामूल के मुताबिक बरकरार रखना कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। बेबज़ाती का एहसास इस कदर झांका था कि ज़िंदा रहने की तगदौ करने में ही निजात दिखाई देती थी। जहाँ घर वालों का रवैया इस कदर सर्द महज था, वहाँ भाई शुएब के दोस्त और मेरे बचपन के दोस्त और हम जमात अशरफ के भाई डॉक्टर वली का रवैया बहुत अच्छा था। और उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा था कि तुम्हारा क्या मसला है। मैंने बहाना बनाया था कि मुझे एनाटॉमी में फ़ेल होने का डर है, जबकि इम्तिहान दूर थे।
انہوں نے کہا تھا کہ میں شام میں تمہیں اناٹمی پڑھایا کروں گا۔ میں چند روز ان سے پڑھنے کے لیے جاتا بھی رہا تھا، لیکن اصل مسئلہ تو اناٹمی کا تھا ہی نہیں۔ اصل مسئلہ تو پتہ نہیں کیا تھا، شاید حد سے زیادہ حساسیت تھا، شاید بے بضاعتی تھی، جس کا شدید ترین احساس تب سے شروع ہوا تھا جب مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ لیے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں مجھے پیسے کی کمی نہ تو بھائی صاحب نے محسوس ہونے دی تھی، اس کے علاوہ وظیفہ، ترجمے کا معاوضہ، قرض حسنہ کی وجہ سے نہ ہی مجھے اس کا اندازہ ہوا تھا۔ لیکن تب ایک روز میں نے بھائی شعیب اور بھائی شمیم کی گفتگو سن لی تھی، جس میں بھائی شعیب نے کہا تھا کہ میں اکیلا تو اس کی پڑھائی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، اب تم بھی دیا کرو، اور انہوں نے 100 روپے ماہوار دینے کا طے کر لیا تھا۔ میں یہ سن کر ہچکیوں سے رونے لگا تھا، مجھے لگا تھا جیسے میرا باپ آج ہی مفلوج ہوا ہے۔ بہنوں نے اور بھائی نے مجھے بہت دلاسا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن لگتا تھا کہ سب بیکار ہے۔ اگرچہ یہ وقتی کیفیت تھی، لیکن اس کے ذہن پر اثرات ضرور مرتب ہوئے تھے۔ خدا کے وجود سے انکار بغاوت نہیں، احتجاج تھا۔ بھلا ہم ہی تہی دامنی کا شکار کیوں، ہم جو ہمیشہ تجھ پر ہی آسرا کرتے ہیں، تیری ہی ثنا کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہم سے یہ بیگانوں اور غیروں سے سلوک کیوں؟ بیگانگی کا عمل بالادستی کی نفی ہوتا ہے۔ باپ تو ویسے ہی مفلوج تھا، بھائیوں نے بالادستی کا وطیرہ اختیار نہیں کیا تھا، اساتذہ سے کبھی ٹھانی نہیں تھی، ایک خدا ہی رہ جاتا تھا جس سے بیگانہ ہو کر اپنے احتجاج اور رد عمل کا اظہار کیا جا سکتا تھا، اور اس طرح کا اظہار در حقیقت پورے ہی بظاہر مذہبی سماج کے خلاف ایک بغاوت کی مماثل تھا۔ جب ہم سامراج، استعمار، بالادست طبقات، مطلق العنان آمروں، غیر منصفانہ طرز حکومت، نو بیدت طرز کے انداز سیاست، بدعنوان حکام، غیر مساوی اور غیر متوازن منافقت پر مبنی سماج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا اور جس کی لاٹھی بے واس ہوتی ہے۔ اقدام خودکشی کے بعد کے احوال سے میں جانبر ہوا ہی تھا کہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا تھا۔